नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि केक दो नहीं बल्कि 32 कारों के जरिए पूरे देश में धमाके का प्लान था। सिर्फ एक दो कार नहीं, सिर्फ i20 कार नहीं, बल्कि वैसी 32 कारों में धमाका होना था। और वो कौन सी तारीख है जिस दिन देश को दहलाने की तैयारी कर ली थी आतंकियों ने। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली धमाके का क्या है तुर्की कनेक्शन। दिखाएंगे दिल्ली धमाके के तार तुर्की से कैसे जुड़ रहे हैं और तुर्की में कौन बैठा था आखिर जो आतंकी उमर को ऑर्डर दे रहा था। जांच एजेंसियों ने कैसे टेरर नेटवर्क की पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी साजिश और षड्यंत्र बेनकाब कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे आईएसआईएस के जहरीले प्रसाद की। आतंकियों ने कैसे साइनाइड से ज्यादा जहरीला प्लान बनाया और प्रसाद के जरिए हजारों भारतीयों और भक्तों को मारने का प्लान था। इसके बाद आपको लिए चलेंगे बिहार। नतीजों से पहले कैसे बिहार में मोतीचूर के लड्डू और मिठाइयां बनने लगी हैं। नीतीश कुमार के लिए क्यों टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर लग गए हैं बिहार की सड़कों पर। और आखिर में बात करेंगे कि नतीजों से पहले कैसे और क्यों आरजेडी नेता धमकी दे रहे हैं, बिहार को क्यों नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं कल काउंटिंग से पहले। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरुआत करें उससे पहले हेडलाइंस। पाक सीमा पर भारतीय सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का आखिरी दिन। सैनिकों ने अखंड प्रहार एक्सरसाइज की। पाक की सेना अलर्ट मोड पर। दिल्ली धमाकों के केस में डॉक्टर्स पर लगातार एक्शन जारी है। कानपुर से डॉक्टर आरिफ पकड़ा गया है। हापुड़ से डॉक्टर फारूक अहमद डार भी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ जारी। दिल्ली धमाकों से जुड़ने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कस गया है शिकंजा। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी है। अब ईडी करेगी फंडिंग की जांच। दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने आईबी, एनआईए और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में सुरक्षा कारणों से पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह है। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील है। मेट्रो स्टेशन पर भी 20 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एनडीए और महागठबंधन ने ठोका है पूर्ण बहुमत से जीत का दावा। एनडीटीवी पर सुबह 6 बजे से नतीजों पर महाकवरेज। हिंदू सनातन यात्रा के 7वें दिन बेहोश हो गए बाबा बागेश्वर। कल भी बिगड़ी थी तबीयत। कहा मैं नहीं रुकने वाला। 16 दिसंबर को होगा यात्रा का समापन। गन्ने की कीमतों को लेकर देश भर में किसानों का प्रदर्शन। कर्नाटक के बागलकोट में गुस्साए लोगों ने एक साथ कई ट्रकों में लगाई आग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। 2 लोगों की मौत। आसपास के गांव में दहशत का माहौल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। 2021 में बीजेपी के टिकट पर जीतने के बाद टीएमसी में वापस लौटे थे। बीजेपी नेताओं की अपील पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। अमेरिका में 43 दिन खत्म हुआ सबसे लंबा शटडाउन। ट्रंप ने सरकारी फंडिंग बिल साइन किया है। 14 लाख कर्मचारियों को महीनों बाद मिलेगी सैलरी। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पास तीनों सेनाओं का कंट्रोल होगा। विपक्ष ने विरोध में फाड़ी बिल की कॉपी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने घर आगरा लौटी महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। पाकिस्तान में सीरीज खत्म करके ही लौटेगी श्रीलंकाई क्रिकेट टीम। इस्लामाबाद धमाके के बाद वापस लौटने का प्लान था पहले। पाक क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा दिया। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है 32 कारों में धमाके का प्लान था। एक दो नहीं, इन आतंकियों ने मिलकर 32 कारों में धमाका करने की तैयारी की थी। और इन धमाकों के साथ साथ धार्मिक स्थल टारगेट पर थे और तारीख थी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को धार्मिक स्थलों पर टारगेट करना था। इसलिए देखिए जरा, अयोध्या में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो आप देख रहे हैं रामलला के मंदिर में पहुंचे।
आतंकी साजिश बेनकाब होने के बाद राम मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कमांडोज, पुलिस, सिक्योरिटी और चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। राम मंदिर इन आतंकियों के टारगेट पर था और इसलिए सबसे पहले राम मंदिर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। देश की दूसरी धार्मिक नगरी है वाराणसी। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में भी बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई है और हेलीकॉप्टर से सर्च भी हो रहा है और ड्रिल भी हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। वाराणसी में गंगा में आप देख रहे हैं किस तरह से एनएसजी मौजूद है, ड्रिल कर रही है, चारों तरफ सर्च कर रही है। और क्योंकि बनारस में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए और ज्यादा सुरक्षा कड़ी की गई है। देखिए जरा, बनारस में काशी विश्वनाथ में पहुंचते हैं लाखों भक्त। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां भी कमांडोज तैनात किए गए हैं इन आतंकियों के टारगेट पर। ये सभी सेंसिटिव जगह, ये सभी धार्मिक स्थल जहां हर रोज लाखों भक्तों की कतारें होती हैं, ये सब इनके निशाने पर थे और इन सब जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ के बाहर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब देखिए जरा, दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली का बड़ा मार्केट है सरोजनी नगर, यहां भी हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं। देखिए वहां बाकायदा लोगों को सावधान किया जा रहा है। मल्टीलेवल कार पार्किंग है। ये एक मॉक ड्रिल है, पैनिक ना हो और अपने काम पे काम ध्यान दें। यहाँ भीड़ ना करें, पुलिस को अपना काम करने दें। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे एक कार में धमाका हुआ, ऐसी ही 32 कारों से पूरे देश में धमाके का प्लान था। पढ़े लिखे आतंकियों ने इको स्पोर्ट्स से लेकर i20 जैसी 32 कारें तैयार कर ली थीं। कार में भारी बारूद और बम लगा दिए थे और तैयारी थी 6 दिसंबर को बहुत बड़े हमले की। जैसे मसूद अजहर बाबरी विध्वंस का बदला लेने की बात करता है, कुछ ऐसा ही प्लान उमर और मुजम्मिल जैसे आतंकियों का था। वो 6 दिसंबर को सीरियल धमाकों से देश को दहलाना चाहते थे। देश के अमन चैन में आग लगाने के लिए उन्होंने हजारों किलो बारूद जमा किया था। अब देखिए जरा, 32 कारों में कौन कौन सी कारें अब तक पकड़ी जा चुकी हैं। पहली गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देख रहे हैं i20। ये वही i20 गाड़ी है जो उमर चला रहा था और इसी गाड़ी में धमाका हुआ लाल किले पर। दूसरी गाड़ी देखिए, जिस गाड़ी में धमाका करने की तैयारी थी, ये है दूसरी गाड़ी, ये इको स्पोर्ट्स कार। और ये जो इको स्पोर्ट्स कार है, इसमें कहीं बम तो नहीं है, इसके लिए बाकायदा एनएसजी पहुंची और एनएसजी अपने अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ पहुंची है जो बम को निष्क्रिय कर सके। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे तीसरी गाड़ी, यह है ब्रीजा। डॉक्टर शाहीन ब्रीजा कार दरअसल चला रही थी और डॉक्टर शाहीन की यह तीसरी कार थी। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर कैसे कैसे गाड़ी एक दो नहीं 32 कारें थी। 32 कारों की तैयारी कैसे थी और कैसे 32 कारें आने वाली थी, वो देखिए जरा।
ऐसी 32 कारें जिसमें बॉम्ब लगा था। धमाका देश में 32 जगहों पर करने का प्लान था और आतंकियों ने इसके लिए 32 कारों का इंतजाम कर लिया था। करीब 6 महीने से वो कार से धमाके की साजिश रच रहे थे। देश के अलग अलग शहरों से फर्जी नाम से गाड़ी खरीद रहे थे। ब्रेजा, इको स्पोर्ट, स्विफ्ट और i20 जैसी गाड़ियां तैयार कर रहे थे और इन 32 कारों में सोचिए बम और बारूद भरकर धमाके की योजना थी। पहली कार देखिए, फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान एक स्विफ्ट कार मिली। यह कार डॉक्टर शाहीन की थी। मुजम्मिल इस्तेमाल करता था यह गाड़ी और इस कार से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। दूसरी गाड़ी देखिए, लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास i20 कार में धमाका हुआ था। डॉक्टर उमर विस्फोटक के साथ घंटों तक इस कार में बैठा रहा। शाम को भीड़ के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर धमाका किया इसने। तीसरी कार देखिए, लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार भी संदिग्ध थी। कार फरीदाबाद के खंडावली गांव में पाई गई। कार पार्क करने वाला फहीम उमर का रिश्तेदार था। पुलिस ने फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और कार मिली है और यह कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में खड़ी थी। इस ब्रीजा कार को डॉक्टर शाहीन खुद चलाती थी। जिस तरह इन 4 को बारूदी कार बनाया जा रहा था, ऐसी तैयारी देश भर में 32 कारों से धमाका करने की थी। अब सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत बड़ी बात की है। प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक में थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। आज उन्होंने खुद बड़ी बैठक की है। गृह मंत्री ने कहा ऐसा जवाब देने की तैयारी है कि पूरी दुनिया देखेगी। सुनिए। ઉચિત સજા થાય એના માટે ભૂતોમાં આતંકવાદ વિરુદ્ધ ભારતની લડાઈને પૂરી દુનિયાએ સ્વીકારી છે। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के आवास पर सुरक्षा को लेकर बहुत अहम बैठक हो रही है। गृह सचिव भी बैठक में पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। धमाके के बाद लगातार बैठक पर बैठक हो रही है और इस बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। NSA सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पहुंचे। दिल्ली धमाके के बाद बैठकों का दौर चल रहा है और आइए, एक तरफ बैठकों का दौर, दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन का दौर। यह तस्वीर मैं आपको काजीगुंड की दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था। काजीगुंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और काजीगुंड में ही घरों में भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। अगली तस्वीर में काजीगुंड की दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं, आतंकियों की तलाश हो रही है। एक एक गाड़ी रोकी जा रही है, एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। क्योंकि जितने आतंकी थे डॉक्टर, इनकी गाड़ियां जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक आ रही थी और फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक जा रही थी। देखिए जरा, अब इस बीच कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ ग्रेनेड मिले। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड बरामद किए हैं और 6 ग्रेनेड हैं ये। अब बड़ी चीज ये है कि ये सारे आतंकी एक दूसरे से जुड़े थे फोन के जरिए। फोन के लिए इन्होंने सिम फर्जी नंबरों से, फर्जी आईडी से लिए थे। ये सिम कार्ड की दुकान है जिस पर रेड की है सुरक्षा एजेंसियों ने। पुलिस पहुंची है, जहां से सिम कार्ड इशू किए गए वहां पुलिस ने छापा मारा। इसी तरह की रेड बांदीपुरा में हो रही है। बांदीपुरा में घरों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए जरा, आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा क्या था। आतंकियों ने पहले जनवरी और अगस्त में धमाके की साजिश रची थी,
लेकिन ऑपरेशन में देरी और कड़ी सुरक्षा के चलते नई तारीख तय की गई। 6 दिसंबर को दिल्ली में एक साथ 6 धमाके का प्लान था। पकड़े गए डॉक्टर और संदिग्ध आतंकियों ने यह खुलासा किया है, वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहते थे। जैश सरगना मसूद अजहर अयोध्या को टारगेट बनाने की कसम खा चुका है। वो बाबरी विध्वंस के नाम पर धमाके और दहशत की बात कर चुका है। क्या इसलिए भी जैश से जुड़े आतंकी 6 दिसंबर को हमला करना चाहते थे? इसके लिए लाल किला, इंडिया गेट और स्टेशन टारगेट पर थे। दिल्ली के भीड़ वाले बाजार और मॉल पर भी हमले का प्लान था। इसका मकसद था दहशत भी फैले और सांप्रदायिक तनाव भी हो। खुलासा हुआ है कि इसलिए वो आईडी और विस्फोटक बनाने में लगे हुए थे। महीनों से फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक जमा कर रहे थे, लेकिन विस्फोटक पकड़ा गया और मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो गई। तो उमर और जैश से जुड़े संदिग्ध आतंकियों का हमले का प्लान फेल हो गया और उमर ने लाल किले के पास कार से आत्मघाती धमाका कर दिया। सुनिए जरा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। हम ऐसे सभी जगहों पे अपने या तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से चीज़ें करें या टेक्निकल इंटेलिजेंस से करें कि इन चीज़ों को, बच्चों को पहले से ही हम आइडेंटिफाई करें और इनके घर वालों को सहायता लेके या इनकी काउंसलिंग करके इन चीज़ों पे हम कार्रवाई करें, ताकि एक स्टेज के बियॉन्ड ये न जाने पाए। तो प्रिवेंशन ही इसके लिए सबसे अच्छा है, और जितना हाईली ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास होगा जो इन सभी चीज़ों में दक्ष होगा, चाहे वो उनके आइडेंटिफिकेशन की बात हो या उनको डीरेडिकलाइज करने की बात हो। अब देखिए जरा, आपने सुना प्रशांत कुमार साहब को। बड़ी चीज यह है, यह आतंकी इतना बड़ा प्लान और इतनी बड़ी साजिश यहीं बैठे बैठे नहीं रच सकते। इसके पीछे कुछ बड़े लोग थे, इसलिए इसके तार जुड़ रहे हैं मसूद अजहर के साथ। मसूद अजहर के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शख्स, इसका नाम है उमर, मसूद अजहर का भतीजा है ये। उमर, पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद इसे मार दिया गया, यानी ये ढेर किया जा चुका है। इस उमर को भारतीय सेना ने मारा है, मसूद अजहर के भतीजे को। अब इसकी पत्नी को देखिए, अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। इसकी पत्नी है, ये उसका आईडी है, इसका नाम है अफीरा बीबी। अफीरा बीबी, भारत में जो साजिश हो रही थी इसमें बड़ा रोल अफीरा का है। अफीरा और मसूद अजहर की बहन, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये है शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिसे मास्टरमाइंड भी बहुत से लोग कह रहे हैं, जिसने बाकी लोगों को फंसाया। क्या अब शाहीन किसके संपर्क में थी? मसूद अजहर की भतीजी, मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी अफीरा के संपर्क में। भतीजा मारा जा चुका था, अफीरा बदला लेना चाहती थी, इसलिए महिला ब्रिगेड बना रही थी और शाहीन को फंसाया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है मसूद अजहर की बहन सादिया की। सादिया भी शाहीन के साथ संपर्क में थी। अब बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि कैसे संभव है, क्या हो रहा था और क्या कनेक्शन है। सबसे पहले देखिए, मसूद अजहर का कनेक्शन किसके साथ है? मसूद अजहर का कनेक्शन सादिया, उसकी बहन के साथ, क्योंकि बहन का पति मारा गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ बहावलपुर में। बहन को बदला लेना था। न सिर्फ बहन बल्कि भतीजे की पत्नी अफीरा, क्योंकि भतीजा भी मारा जा चुका है। ये दोनों संपर्क में किसके थे? डॉक्टर शाहीन के। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे और डॉक्टर शाहीन इनके कहने पर महिला ब्रिगेड बना रही थी। डॉक्टर शाहीन का जो रिश्ता था, और बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर शाहीन का बॉयफ्रेंड था मुजम्मिल शकील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके पास से 300 किलो बारूद मिला है, विस्फोटक मिला है। मुजम्मिल गिरफ्तार है और मुजम्मिल का जो दोस्त था वो है आदिल। आदिल क्या कर रहा था? आदिल जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था। सीसीटीवी खंगाले गए तो वहां से आदिल तक पुलिस पहुंची और जब आदिल पर रेड की गई तो आदिल से मुजम्मिल तक पहुंचे। लेकिन आदिल जो है, आदिल संपर्क में था इस उमर के। ये जो आप उमर देख रहे हैं जिसने दिल्ली में धमाका किया, यह है उमर जो मारा जा चुका है। यह है पूरा चार्ट जो बताता है कैसे मसूद अजहर के साथ इनका ताल्लुक था। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं कि जो आतंकी पकड़े गए इन्हें सख्त सजा मिले। देना चाहते हैं जो भी इसमें गुनहगार है, जिसने ये काम किया, उसे इतनी सख्त सजा मिले कि आने वाले टाइम में किसी और के साथ ना कर सके। हो सजा फांसी हो ना, चौराहे पर लटका दो, जो सारी दुनिया देखे कैसे भी हो सके ऐसा करने से।
ये तो रोज की रोज हो रहा है हमारे देश में, कभी किसी का मर जाता है, कभी किसी का मर जाता है। ये खेल कब तक चलेगा इनका? ऐसी सख्त सजा हो कि आगे इसके बारे में कोई सोच ना सके। 7:30 बजे उधर से गाड़ी आ रहा था, पता नहीं लगा गाड़ी में क्या है नहीं है, हमारे क्या पता, हम तो अपना दुकानदारी कर रहा था। बस गाड़ी अब बीच में जो गाड़ी था मारुति अपने आप उड़ गया, और वहाँ बैटरी वाला रिक्शा बहुत खड़ा था, हम चल फिर नहीं पा रहा, जो चल फिर रहा वो भाग गया, हमने भाग पाया, हमको हवलदार साहब निकाल दिया। अब इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ एक तार मसूद अजहर से जुड़ रहा है और दूसरा तार जुड़ रहा है तुर्की से, क्योंकि ये दोनों तुर्की गए थे, ये उमर और ये दूसरा आतंकी आदिल मुजम्मिल, ये तुर्की क्या करने गए थे, तुर्की से इन्हें कौन ऑर्डर दे रहा था, बड़ी बात यह आपको बताऊं तुर्की में कौन बैठा है इनका। शुरुआती जांच में दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया। गिरफ्तार किए गए आतंकी तुर्की में बैठे विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे। हैंडलर तुर्की की राजधानी अंकारा से ही फंडिंग और ऑर्डर दे रहा था। हैंडलर और आतंकी प्लानिंग के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। सेशन ऐप बिना नंबर या ईमेल के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मैसेज सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले तक सीमित होते हैं। कुछ दिन में ऑटो डिलीट यानी मैसेज गायब भी हो जाते हैं। इसकी कोई डेटा ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, यानी बातचीत गुप्त होती है। इसका कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, तो डेटा लीक होने का भी कोई खतरा नहीं होता है। क्या इसलिए आतंकी और तुर्की में बैठा हैंडलर इस ऐप से बात कर रहे थे? जांच में पता यह चला है कि हैंडलर का कोड नेम उकासा था। उकासा अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है मकड़ी। क्या मकड़ी और मकड़ी के जाल जैसी कोई तैयारी थी? तो क्या 3 साल पहले 2 आतंकी उकासा से मिलने तुर्की गए थे? डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल 2022 में तुर्की गए थे। एजेंसियों को उनके पासपोर्ट से तुर्की यात्रा का रिकॉर्ड मिला है और तुर्की से आने के बाद ही दोनों देशों में दहशत का प्लान बनाया। हालांकि तुर्की ने आतंकियों और हैंडलर के कनेक्शन को झूठा बताया है और कहा ऐसी रिपोर्ट दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, इस बीच एक और तस्वीर जो सामने आई है, ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और लाल किले के आसपास जहां धमाका हुआ वहां ऐसे बहुत से अवशेष पड़े हैं, गाड़ियों के अवशेष, इंसानी शवों के अवशेष, जिसे सुरक्षा बल और पुलिस वाले इकट्ठा कर रहे हैं। और पुलिस लगभग साथ ही साथ एनआईए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से उमर के एक एक ठिकानों तक पहुंच रही है। कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे हैं देखिए। पहला सीसीटीवी कैमरा ये है, ध्यान से देखिएगा इसे। ये पहली तस्वीर है, 29 अक्टूबर शाम का वक्त था 4:20 की। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर कार दिखी है। सड़क किनारे देखिए, पेट्रोल पंप के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे। ये दावा है कि डॉक्टर उमर के साथ इसमें तारीख भी था जिसने ये कार खरीदी थी। दोनों दिख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर 10 नवंबर की है, सुबह 8:03 पर। I-20 कार से बदरपुर बॉर्डर से उमर फरीदाबाद से दिल्ली आया है। कार टोल प्लाजा पर रुकती है। उमर टोल वाले को पैसे देता है और उमर ने मास्क लगाया हुआ है इस गाड़ी में। कार में पीछे की तरफ बैग भी दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए जरा। 10 नवंबर दोपहर 12 बजे उमर कहां था? धमाके से पहले उमर पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद गया। यह उसी की तस्वीर है, मस्जिद के बाहर की। 10 मिनट रुका, सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा है। फैज इलाही मस्जिद पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के सामने है। यह जगह जामा मस्जिद और लाल किले के पास ही है। यह चौथी तस्वीर देखिए जरा। चौथी तस्वीर 10 नवंबर दोपहर 2:05 की है। कनॉट प्लेस की तस्वीर, अगर आप दिल्ली आए हैं तो कनॉट प्लेस की तस्वीर है ये। कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल उमर अपनी I-20 गाड़ी के साथ नजर आ रहा है। I-20 ऑटो के ठीक बगल में जाती आपको दिख रही है। कनॉट प्लेस संसद भवन और इंडिया गेट से महज 3 किलोमीटर दूर है। धमाका करने से पहले उमर दिल्ली के इलाकों में कार से गया। क्या वो भीड़ भाड़ वाली जगह और ज्यादा नुकसान की तैयारी में था? अब ये पांचवी तस्वीर देखिए। 10 नवंबर शाम 6:22 पर धमाके से कुछ मिनट पहले कार लाल किला पार्किंग में खड़ी हुई है। कार टोल बूथ तक पहुंचती है। उमर पार्किंग स्टाफ को पर्ची देता नजर आ रहा है। इसमें 3 घंटे तक
पार्किंग में रहने के बाद उमर कार लेकर निकल रहा था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। छठी तस्वीर देखिए, जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, i20 कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया। आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 13 लोगों की मौत हो गई। i20 कार में उमर मोहम्मद सवार था, जो उमर भी इस धमाके में मारा गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर उस तुर्कमान वाली मस्जिद तक गए जहां 10 मिनट तक उमर नजर आ रहा था। उमर मोहम्मद, जिस पर दिल्ली में ब्लास्ट करने का आरोप है, वो 10 नवंबर को दोपहर के वक्त यहां पर आया था। 10 मिनट यहां पर रुका और फिर यहां से चला गया। मस्जिद के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें वो खड़ा हुआ दिख रहा है। 10 नवंबर को जो उमर मोहम्मद है वो दिल्ली के कई इलाकों में घूमा। सुबह 8:13 पर वो बदरपुर बॉर्डर से निकला और उसके बाद फिर दक्षिणी पूर्वी दिल्ली गया, वहां से फिर नई दिल्ली से फिर सेंट्रल दिल्ली जहां पर ये मस्जिद है, उसके बाद फिर उत्तरी दिल्ली और वहां से वापस उत्तरी दिल्ली आया जहां पर लाल किला है और फिर लाल किले की पार्किंग में उसने गाड़ी खड़ी की। 3 घंटे वहां पर रहा और उसके बाद फिर 6:28 पर वहां से निकला और ब्लास्ट हो गया। मुकेश सिंह सेंगर का आपने रिपोर्ट देखी। अब देखिए जरा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आज ही आई है धमाके की। 10 नवंबर की रात की तस्वीर है। गाड़ी दिखाई देती है, उसके बाद परखच्चे उड़ जाते हैं, जोरदार धमाका होता है। धमाके में न सिर्फ गाड़ी के परखच्चे उड़े बल्कि उमर का शव भी तबाह हो गया पूरी तरह से। अब इस गाड़ी में उमर था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसका पता करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था और वो था डीएनए सैंपल। डीएनए के जरिए ही पता चल सकता था कि उमर वो गाड़ी चला रहा था नहीं। उमर का डीएनए हुआ, उनकी माताजी से मिलान किया गया। देखिए क्या कहती है डीएनए की रिपोर्ट। इस तरह के धमाके के बाद दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी की पहचान हो गई है। ब्लास्ट वाली कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था, यह भी साफ हो गया। उसके डीएनए सैंपल 100% घर वालों के डीएनए से मैच हो गए। ब्लास्ट के बाद कार से डीएनए के सैंपल जुटाए गए थे। कार की स्टीयरिंग के पास उसके पैर के टुकड़े फंसे हुए थे। i20 कार से हड्डियां, दांत, कपड़ों के टुकड़े मिले थे। इसके बाद डॉक्टर उमर की मां से सैंपल लिए गए। मां के डीएनए सैंपल को पुलवामा से दिल्ली लाया गया और कार से लिए गए सैंपल का मिलान घर वालों से किया गया। कार से मिले सैंपल घर वालों के सैंपल से 100% मैच कर गए हैं। आपको बताऊं कि आखिर डीएनए होता क्या है। शरीर की कोशिका में मौजूद कोड होते हैं आपके, जो किसी को उसके माता पिता से मिला होता है कोड, और उस सैंपल के जरिए वो मैच करता है, सेम कोड होता है तो पता चलता है वो वही शख्स है। कैसे होता है और क्यों होता है टेस्ट? बीमारी का पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट के जरिए। कब होता है ये टेस्ट? जब चेहरे या शरीर से किसी शव की पहचान ना हो पा रही हो तो डीएनए को परिजनों के डीएनए से मिलान किया जाता है। सैंपल क्यों लिए जाते हैं? लाश के खून, हड्डी, बांस, दांत, स्किन या नाखून, इस तरह के सैंपल लिए जाते हैं। जिंदा शख्स से आमतौर पर गाल की अंदरूनी परत ली जाती है। रिपोर्ट कितने दिन में आती है? आमतौर पर 5 से 10 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है। जब सैंपल जले हो तो 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। क्या यह रिपोर्ट कोर्ट में मान्य होती है? रिपोर्ट का इस्तेमाल कोर्ट में सबूत के तौर पर किया जा सकता है। अगर सैंपल खराब हो या सैंपल में मिलावट पाई गई हो, अगर सैंपल बहुत पुराना हो, लैब में गड़बड़ी हो जाए तो मान्य नहीं होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब बटेंगे तो फटेंगे, ये इशारा हमें साफ मिल चुका है। दिल्ली के लाल किला परिसर में 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ। जांच में सबसे पहले कार में मिले डीएनए सैंपल से डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान हुई। इसके बाद फरीदाबाद में छापेमारी कर डॉक्टर मुजम्बिल गनाई और डॉक्टर अदिल को हिरासत में लिया गया। पर एक बात क्या आपको इसमें दिख रही है?
इन सारी आतंकी वारदातों में शामिल लोग भारतीय नागरिकता रखने वाले औरंगजेब की औलादे थी। अब देखिए, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने एक लेडी सिंघम की एंट्री हो गई है। आखिर जांच कौन कर रहा है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है लेडी सिंघम। इनका नाम है शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन मौके पर पहुंची है उस जगह जहां धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों शाहिदा परवीन जांच करने पहुंची है और उनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही है। देखिए जरा शाहिदा परवीन है कौन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच विशेष अधिकारी जुटे हैं। इस केस में जम्मू कश्मीर की पूर्व आईपीएस अधिकारी भी जुड़ गई। धमाके वाली जगह पर शाहिदा परवीन गांगुली नजर आई। शाहिदा परवीन जम्मू कश्मीर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर की लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1997 बैच की आईपीएस अधिकारी और एसओजी का हिस्सा रही हैं। एसओजी का मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन लेता रहता है। शाहिदा ने एसओजी यूनिट में रहते हुए कई एनकाउंटर किए, घाटी में लश्कर और जैश के कई मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की दिशा में काम किया है। घाटी में लगातार एक्शन के बाद वो सीआईडी में एसीपी बनी है। दिल्ली ब्लास्ट में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के कई मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुकी हैं और दिल्ली धमाका केस में जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनका कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। शाहिदा परवीन पहले भी हाई प्रोफाइल टेरर केस सुलझा चुकी हैं और इस केस में भी कई आतंकी नेटवर्क्स को बेनकाब कर सकती हैं, इसलिए शाहिदा की एंट्री हुई है। अब आपको बताऊं कि शाहिदा के लिए बड़ी बात यह है कि सारी साजिश को बेनकाब करना, एनआईए भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहले 3 चेहरे देखिए जरा। डॉक्टर उमर, जो मारा जा चुका है धमाके में। अगला नाम है मुजम्मिल शकील, जो डॉक्टर है और गिरफ्तार है, और एक और नाम है डॉक्टर शाहीन। इन सब का ताल्लुक है एक हॉस्पिटल से और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह। अल फलाह में देखिए रेड हो रही है, पिछले 3 दिन से एक्शन हो रहा है अल फलाह में। ये अल-फलाह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अल-फलाह में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए इन डॉक्टर्स का इस अल-फलाह से क्या ताल्लुक था, क्या कर रहे थे ये अल-फलाह में। अल-फलाह के ही कमरों में रहते थे, वहीं प्लानिंग करते थे। ये है अल-फलाह। अल-फलाह का रूम नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, इस रूम नंबर 4 में उमर रहता था जिसने दिल्ली में धमाका किया है। रूम नंबर 13 आप देख रहे हैं, रूम नंबर 13 में मुजम्मिल रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों की मीटिंग का पॉइंट बन गया था। मीटिंग बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में होती थी। 13 नंबर कमरा पुलवामा के मुजम्मिल को दिया गया था। इस कमरे में वो दूसरे डॉक्टरों के साथ मीटिंग किया करता था। यही तय होता था कि लैब से केमिकल बाहर कैसे ले जाना है। यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल मुजम्मिल के कमरे पर जाया करता था। यूनिवर्सिटी का लैब कमरा नंबर 13 से बच कुछ दूरी पर है। लैब से केमिकल को धौज और तवा गांव भेजा जाता था। ये बड़े खुलासे डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी से हुए। उमर और मुजम्मिल के कमरों से डायरी बरामद की गई। उमर की डायरी यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से बरामद हुई है। यह कमरा नंबर 4। दोनों डायरियों में ऑपरेशन शब्द कई बार लिखा गया है। मुजम्मिल और उमर की डायरियों में कोड इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे लगता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच हमले की तैयारी थी। दोनों डायरी में करीब 25 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया है। यहां से पुलिस को कई तरह के डिवाइस और पेन ड्राइव मिले हैं। कमरा नंबर 13 और लैब से कुछ केमिकल भी जब्त किए गए हैं। यह है तैयारी जो की जा रही थी इन कमरों में। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में अल फलाह के एडवाइजर और किरण बेदी। ये जो भी चीज उन्होंने इकट्ठी की थी वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर की है। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया था। कमरा नंबर 4 और 13 की बात आ रही है, वहां पर मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल वो पूर्णतः पुलिस का
एजेंसीज का पूरा सहयोग करेंगे। जो भी एजेंसी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम पूर्णतः प्रोवाइड कराने के लिए इस तरीके की वाइस चांसलर की ओर से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। पब्लिक को जगाएं और तैयार करें, यूथ को लाएं सिविल डिफेंस में, तो पैरेलल सिविल पुलिस बनती है। तो हर स्टेट की ये जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स है, ये स्टेट सब्जेक्ट है और हर स्टेट अपने अपने एरिया में सिविल डिफेंस का खूब प्रचार और प्रमोट कर सकती है। उसका एक पैरेलल सिविल पुलिस बनती है जिसमें पब्लिक सहयोग करती है। तो पब्लिक पुलिस और सिविल डिफेंस मिलकर काम कर सकते हैं। उसमें पुरुष भी हैं, उसमें नौजवान लड़कियां भी हैं। अब आइए आपको बताऊं, आपने देख लिया कि किस तरह से ट्रेनिंग हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, लेकिन मीटिंग के बाद जो बारूद है वो बारूद कैसे और कहां इकट्ठा किया जा रहा था। यह वो जगह थी जहां विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। यहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने रेड की। यह वो जगह है जहां से बताया गया है कि रसायन लाए जा रहे थे, केमिकल्स लाए जा रहे थे। अग्रवाल एजेंसी आप देख रहे हैं फिलहाल बंद है ये। लेकिन सवाल यह है कि यह जो विस्फोटक और रसायन आ रहा था, इसका पैसा कहां से आ रहा था? इतना पैसा इन्हें कौन दे रहा था हजारों किलो विस्फोटक खरीदने का? दिल्ली धमाके से जुड़े आतंकियों के कैश को लेकर अब खुलासा हुआ। देश भर में धमाके के लिए आतंकियों ने 23 लाख रुपए जुटाए थे। इन्होंने मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर रुपए जमा किए। इनमें से 3 लाख रुपए एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खरीदा गया। आतंकियों ने बाकी 20 लाख रुपए डॉक्टर उमर को दिए थे। उमर को ही कार खरीदने और धमाके की जिम्मेदारी दी गई थी। खबर है कि उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ। दावा है कि उमर और ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन मुजम्मिल ने कहा कि पहले एक धमाका तो करो, सिर्फ पैसे पर पैसे मांग रहे हो, ऐसे क्या काम कर पाओगे। पैसे वाला मामला सामने आने पर ईडी भी जांच में जुट गई। एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के बाद ईडी 5वीं एजेंसी है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच करेगी और आतंकियों के विदेशी फंडिंग को भी जांच की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दावा है जहां से रसायन खरीदे गए वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। देखिए मेरे पीछे जो फर्टिलाइजर खाद की शॉप है, ये वही शॉप है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि संदिग्ध है व्यक्ति जिसको पुलिस ने अभी डिटेन अरेस्ट कर रखा है और लगातार उससे जो सवाल है वो जारी है। और इस मामले में एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एनआईए से सवाल के दौरान इस बात को बताया उसने कि ये वो वही जगह है नू के अंदर पिनगुआ का जो गाँव है, यहां से उसने खाद की खरीदारी की थी। सिर्फ प्लानिंग अल-फलाह में नहीं हो रही थी, पैसा कैसे बनाना है वैसे सिर्फ उतना ही नहीं था। आदिल की शादी थी और शादी में भी देखिए, शादी का कार्ड आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। आदिल की शादी में भी मीटिंग हो रही थी कि कैसे दिल्ली में धमाके करने हैं। नवंबर में ही आदिल की शादी हुई है। गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह का कार्ड सामने आया है। उसने 4 अक्टूबर को कश्मीर में ही एक डॉक्टर से शादी की थी। शादी के लिए उसने अस्पताल से 26 सितंबर से छुट्टी ली थी। शादी में परिवार के साथ साथ कुछ चुनिंदा लोग शामिल हुए थे। डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर में भी कुछ खास लोगों को न्योता दिया है। जहां काम करता था वहां के 4 लोगों को शादी में बुलाया था, लेकिन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनोज मिश्रा को आदिल ने नहीं बुलाया। जिन्हें न्योता मिला वो निकाह में सहारनपुर से कश्मीर गए थे, लेकिन बारात में शामिल नहीं हुए क्योंकि 4 लोगों को इजाजत थी। अस्पताल के मुताबिक शादी की शॉपिंग सहारनपुर में ही की थी। शादी के 27 दिन बाद 1 नवंबर को वो सहारनपुर लौट आया था। डॉक्टर आदिल और उसकी पत्नी हनीमून पर जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर आदिल को 7 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसकी शादी में शामिल होने वालों की लिस्ट बना रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि शादी आतंक की प्लानिंग का मुखौटा थी क्या, शादी के बहाने टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकियों की मीटिंग हुई थी, इसकी जांच की जा रही है। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। दूसरी तरफ एक तरफ प्लानिंग हो रही थी और प्लानिंग के अलावा क्या कोशिश और क्या तैयारी थी, देखिए जरा। बारूद कहां इकट्ठा हो रहा था, यह वो तस्वीर है। यहीं पर आकर विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था।
जहां मुजम्मिल ने विस्फोटक और सारा रसायन इकट्ठा किया हुआ था। जानबूझकर गांव में एक छोटी सी जगह पर यह घर लिया गया था। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे और कहां और किस तरीके से रसायन इकट्ठा किया गया। पुलिस ने इश्तियाक को हिरासत में लिया है। यहां से जो इश्तियाक है वो इमाम है, अल फलाह कैंपस से सटी मस्जिद में इमाम है इश्तियाक। मुजम्मिल पांचों वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करता था और तभी मुजम्मिल इमाम इश्तियाक के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे मुजम्मिल और इमाम के रिश्ते अच्छे होते गए। कई बार मुजम्मिल इमाम के घर दावत में जाया करता था। छुट्टी से लेकर मुजम्मिल ने इमाम के घर पर रात बिताई और कुछ दिन पहले इमाम ने तगा में एक पुराना घर खरीदा था। इसी को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया। मुजम्मिल ने इमाम के घर में ही विस्फोटक छिपाए थे। इमाम विस्फोटक को खाद की बोरियां बताकर रखवाता था। इश्तियाक श्रीनगर की मस्जिदों से भी जुड़ा हुआ था। वहां से मिले पैगाम को मस्जिद में आए लोगों को देता था। वो नमाज पढ़ने आने वालों का ब्रेन वॉश किया करता था और ब्रेन वॉश के लिए मसूद अजहर के वीडियो भी दिखाए जाते थे। इस केस में नौगाम के मौलवी इरफान की भी गिरफ्तारी हुई। इरफान नौगाम की मस्जिद में मौलवी का काम करता था। इरफान श्रीनगर के अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ भी था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी वैद और एमएस बिट्टा। इसमें देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि वैष्णो देवी एक हिंदुओं का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। उस पे जो भी चढ़ती ऑफरिंग्स होती हैं तो उसके ही पैसे से वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसी का मेडिकल कॉलेज है। मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी कि 50 सीटों में से 42 सीटें शायद नॉन हिंदूज को दी हैं, मुस्लिम्स को दी हैं। एक सरदार है और 7 हिंदू हैं। तो अगर हम इस तरह के डॉक्टर पर सुसाइड बॉम्बर्स पैदा कर रहे हैं तो फिर आपकी चढ़तर जो है वो आपको ही मारने के काम आ रही है। ये लोग देशवासियों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के इशारों पे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले, हिंदुस्तान पे तबाही मचाने वाले देश के दुश्मनों का केस अगर कोई एडवोकेट लड़ता है तो उन परिवारों के साथ सरकार उनके मुकाबले का वकील खड़ा करे, सरकार उसका पैसा दे, क्योंकि इनको फांसी से पहुंचाना है। इनको मेरे केस की तरह बचाने वाला कोई ना रहे। आपने सुना एमएस बिट्टा को। लेकिन जो डॉक्टर हैं, सिर्फ ये एक डॉक्टर की लिस्ट नहीं है कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टर इस तरह की साजिश रच रहे थे। आईएसआईएस से जुड़े हुए डॉक्टर भी आतंकी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीनों आईएसआईएस से जुड़े थे। डॉक्टर मोहिउद्दीन को पकड़ा है एटीएस गुजरात ने। मोहिउद्दीन ऐसा जहर तैयार कर रहे थे जिस जहर को प्रसाद में मिलाकर दिया जाना था। इतनी खतरनाक साजिश थी मोहिउद्दीन की। आइए आपको बताता हूं कैसे प्रसाद में जहर मिलाया जाना था। कुछ दिनों पहले गुजरात से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। एटीएस की पूछताछ में उन आतंकियों ने खुलासा किया। आतंकियों ने कहा वो बायोकेमिकल अटैक की तैयारी कर रहे थे। मोहिउद्दीन, सोहेल और आजाद सैफी ने बात कबूली है। उन्होंने कबूला है कि वो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक हर प्रमुख मंदिरों की रेकी पहले से कर चुके थे। भक्तों के प्रसाद में जहर मिलाकर मारने का प्लान था। मंदिर के प्रसाद में जानलेवा केमिकल रिसिन मिलाकर आतंकी बड़े पैमाने पर भक्तों को मारने की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों के मोबाइल फोन से मंदिरों के वीडियो मिले हैं। उनके मोबाइल में रिसिन बनाने की जानकारी भी मिली है। सारे आतंकी अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर अबू खदीजा से जुड़े हुए थे और आतंकियों को सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि मंदिरों में पहुंच रहे भक्तों को मारो और दहशत फैलाओ। इससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होगी। आतंकी किसी बड़े त्योहार या मेले के दिन इसे अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निरुपम। जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसियों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं और पूरा एक नया टेरर मॉड्यूल निकल के आ रहा है। उसमें स्पष्ट है कि जो सीमा पार आतंकवादी संगठन है, 19 संगठनों का हाथ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इतना भयानक और खतरनाक था कि कोई भी आतंकवादी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, क्योंकि जैसे ही जिम्मेदारी लेगा उसका पूरा का पूरा ठिकाना उड़ा दिया जाएगा। इसलिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। एक के बाद एक कई आतंकी और उनके मॉड्यूल और उनकी साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन सियासतदान इस पर भी देखिए क्या कह रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, यहां का हर व्यक्ति आतंकवादियों के साथ नहीं है। हर कश्मीरी मुसलमान को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं, मैं यही कहता रहा हूं कि आतंकवादी दो तरह के होते हैं, विदेश से प्रशिक्षित घुसपैठिए आतंकी और घरेलू आतंकवादी। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो पढ़े लिखे भारतीयों को भी आतंकवादी बना देती। संजय सिरसाट शिवसेना के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस की बयानबाजी देश हित में नहीं है, ब्लास्ट और मौत को गंभीरता से लेना चाहिए, पार्टी कोई भी हो गंभीरता दिखानी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं, चोट आतंकवादियों को लगती है तो प्रवक्ता चीखते हैं, कब तक कांग्रेस आतंकियों की प्रायोजित प्रवक्ता रहेगी। आइए सुनिए जरा सियासतदानों को। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। 10 तारीख की रात को हमला हुआ, 12 तारीख को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आतंकवादी हमला है। क्यों भाई, किस चीज का डर है आपको? क्योंकि पाकिस्तान से डर लग रहा है सरकार को। और आज भी सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डर रही है? क्या अमेरिका का दबाव है या अमेरिका की ट्रेड डील का दबाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम लेने से सरकार डर रही है? पाकिस्तान को आज क्या डर लग रहा है कि भारत हमला करेगा जरूर, और करना भी चाहिए। वजह एक है कि ये जो अतिरेकी है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, तो पूरे देश भर में फैल चुके हैं। हमारा शहर जो है संभाजीनगर, महाराष्ट्र में, एक तो मुंबई एक संभाजीनगर, ये उनके टारगेट पॉइंट है। जिस तरह से जो है वो इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदों का एक के बाद एक इस तरह का दुस्साहस दिखाई पड़ता है, निश्चित तौर से वो पूरी दुनिया की शांति और सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदे इंसानियत के वसूल और इस्लामाबाद के वजूद दोनों के दुश्मन हैं। सरकार जिस तरीके से मैं समझता हूं कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई आरडीएक्स की और तमाम चीज़ों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी कि कुछ अनहोनी हो। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। पूरे देश की नजर बिहार पर है, कल बिहार के नतीजे आने हैं। उससे पहले टाइगर जिंदा है बनाम अलविदा चाचा की लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, यह तस्वीर सामने आई है। पोस्टर लगे हैं बिहार के चौराहे पर, नीतीश कुमार की फोटो है, लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। एग्जिट पोल के बाद बढ़ा हुआ उत्साह है कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने मान लिया था कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे वापस, लेकिन यह तस्वीर एग्जिट पोल के बाद दिख रहा उत्साह है। दूसरी तरफ देखिए जरा, आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर में लिखा है अलविदा चाचा। दूसरी तरफ देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना में बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार को लड्डू बनाकर खिला भी रहे हैं पोस्टर में। बिहार में बढ़ते हुए नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है। और अभी हम इस वक्त मौजूद एक और तस्वीर देखिए जरा, बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे खेसारी, दर्शन करने पहुंचे, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी बात था? केसारी भैया बाबा के दरबार में आपने आया, क्या मांगा है? कुछ नहीं, बस बाबा के दरबार में मांगने के लिए नहीं आता मैं, बस दर्शन करने के लिए आता हूं। क्या कहेंगे आपकी जीत पर? भगवान है, सब ये देख रहा है। अब देखिए जरा किस तरह से मिठाइयां बन रही हैं बिहार में। ये तस्वीरें देख रहे हैं, काउंटिंग से पहले बिहार में जीत का लड्डू तैयार है और जीत का लड्डू सभी पार्टियां बना रही हैं। कल सिर्फ पटना में 10 टन लड्डू की खपत हो सकती है। एग्जिट पोल नतीजों के बाद से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। मिठाई कारोबारी कई दिन पहले से तैयारी में जुट गए।
काउंटिंग के बाद सबसे ज्यादा लड्डू की डिमांड बढ़ जाती है। लड्डू कौन कौन से देखिए, मोतीचूर, बूंदी, बेसन के लड्डू के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2-3 दिन से दुकानदार इसे बनाने में भी जुटे हुए हैं। अभी बेसन के लड्डू की कीमत चल रही 640 रुपए प्रति किलो, वहीं बूंदी का लड्डू है 700 रुपए किलो। लड्डू के साथ ही मिठाइयों की भी डिमांड बढ़ गई है। नतीजों के बाद स्थानीय नेता भी 10-20 किलो मिठाइयां बांटते हैं। काजू बर्फी, चंद्रकला, रसकदम की भी मांग ज्यादा है। इन मिठाइयों का स्टॉक दुकानदार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। काउंटिंग खत्म होने से 2 घंटे पहले मिठाई खरीदना शुरू हो जाता है। तब तक करीब करीब हार जीत का पक्का अनुमान मिल जाता है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 501 किलो लड्डू बांटने का प्लान है। एग्जिट पोल अनुमान से कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है इस वक्त। तो इस तरह से लड्डू तैयार हो रहे हैं। सुनिए जरा, कौन असली लड्डू खाएगा ये तो कल नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सियासतदानों को सुनिए। बिल्कुल टाइगर जिंदा है, और जिस तरह से टाइगर के अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, करारा जवाब नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की अनोखी शैली से दे दिया है। हमने तो कह दिया, बिहार की जनता की है पुकार, राज तिलक की हो गई है तैयारी, अब की सरकार में तेजस्वी की है बारी, इसलिए कोई पोस्टर लगा ले, कुछ कर ले। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। तो सिर्फ लड्डू बीजेपी और आरजेडी के खेमे में नहीं बन रहे हैं, लड्डू कहीं और भी बन रहे हैं। लड्डू बन रहे हैं, देखिए मोकामा में। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अनंत सिंह और सूरज भान की। मोकामा की लड़ाई दिलचस्प है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर अनंत सिंह की जगह की है। उनके घर, उनके कार्यकर्ता, नेता, देखिए बड़ा टेंट लगा है, शामियाना लग गया है, कालीन आ गई है, कुर्सियां आ गई। आदमी से लाइनअप करना जरूरी है। सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनने की तैयारी चल रही है। कल नतीजों से पहले ही यह तैयारी हो रही है अनंत सिंह के यहां। लेकिन ये तैयारी अकेले अनंत सिंह के यहां नहीं हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ऐसी ही तैयारी चल रही है सूरज भान की तरफ भी। सूरज भान के घर भी जीत की तैयारी चल रही है। वो भी मान चुके हैं कि वो जीतने वाले। ये देख रहे हैं सूरज भान के यहां पूड़ियां बन रही हैं, गोभी की सब्जी बन रही है, बैगन की सब्जी बन रही है। तो बिहार के मोकामा में जोरदार जश्न की तैयारी है। तस्वीर देख रहे हैं आप, 2 बाहुबलियों की टक्कर से यह सीट पहले से बहुत चर्चित है। अब काउंटिंग से पहले 56 भोग की तैयारी हो रही है। 4 लाख मिठाइयां 2 दिनों से बनाई जा रही हैं। बाहुबली अनंत सिंह समर्थकों ने जश्न का प्लान तैयार किया है। नेताजी के पटना वाले आवास पर जश्न की तैयारी चल रही है। करीब 1.5 लाख लोगों को ध्यान में रखते हुए पंडाल बनाया गया है। घर पर आए सभी लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। कई हलवाई मिठाइयां और खाना बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही पटना में भोज शुरू हो जाएगा। 1 लाख रसगुल्ले, 4 लाख से ज्यादा मिठाइयां बनाई जा रही हैं। 200 क्विंटल दूध और 1.5 क्विंटल खोआ मंगवाया गया है। खाने के मेन्यू में पूड़ी पुलाव के साथ दाल और सब्जी भी होगी। आलू गोभी के साथ मिक्स वेज लोगों को परोसा जाएगा और इसके साथ ही रायता चटनी का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसको लेकर 12-12 चूल्हे कई दिनों से जल रहे हैं। 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन बनकर तैयार हैं। लंदन से अनंत सिंह के बेटे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो लंदन से वीडियो कॉल से यहां लोगों के संपर्क में हैं। साथ ही जेल से अनंत सिंह भी इस पर नजर रखे हुए। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात को लेकर नियम है, लेकिन जो मुलाकात हो रही है इसी मुद्दे पर हो रही है। मोकामा और पटना से लोग अनंत सिंह के आवास पर आएंगे।
दूसरे खेमे में भी यही जश्न की तैयारी की जा रही है। सूरजभान की तरफ से पटना में तैयारी की जा रही है। मुकामा में जीत किसी की भी हो, भोज दोनों तरफ से तैयार है। लड्डू बेशक मिले बने, लेकिन अनंत सिंह जेल में है, वो नहीं खा पाएंगे। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। तो सीमांचल के परसेंटेज वोट को अगले बार तो 0.3 कम वोट पड़ी, और सीमांचल में कौन लोग हैं? हम लोग हैं भैया। कौन सी सीट आप जीत रहे हो सीमांचल में? अब कांग्रेस को आप बोल रहे हो 8 और 9%, तो पहले तो आप इनका जो एग्जिट है, अरे मेरा एग्जैक्ट जान लो ना भाई। ये वन से कह रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी एनडीए 160 नंबर ले आएगी, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। अरे कौन नहीं चाहेगा कि वो जिंदा रहे? मतलब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो स्वस्थ हो, दीर्घायु, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद करेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है, जिन लोगों को लोग सोचते थे कि बस हम कुछ करें न करें लेकिन ये हमें वोट देंगे, इस चुनाव में वो टूटने वाला है ये मिथ। अब देखिए जरा, देख लिया आपने कौन कौन तैयारी कर रहा है, कौन जीतेगा ये कल पता चलेगा। लेकिन जो बड़ी सीटें, हॉट सीट, उस पर किसकी दावेदारी कितनी है, उनमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी हैं और अनंत सिंह भी हैं। तो जो एग्जिट पोल आए हैं, इन हॉट सीट पर जो एग्जिट पोल आए हैं, वो एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आइए आपको बताता हूं। हॉट सीट पर किसका चलेगा जादू? मुकामा की सीट, जहां अनंत सिंह और वीणा देवी चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा देवी सूरजभान की पत्नी है, अनंत सिंह इसमें आगे नजर आ रहे हैं। अगली सीट है टक्कर वाली दानापुर की, रीतलाल यादव जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं रामकृपाल यादव के सामने, यहां कड़ी टक्कर बताई जा रही है एग्जिट पोल में। अगली सीट है कुचायकोट, अमरेंद्र कुमार और हरिनारायण सिंह। अमरेंद्र कुमार इसमें आगे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में। एक और सीट है ब्रह्मपुर, यहां शंभुनाथ आरजेडी के आगे दिख रहे हैं, हुलास पांडे एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एकमा, यहां आरजेडी से श्रीकांत यादव हैं और जेडीयू से मनोरंजन सिंह। श्रीकांत यादव आरजेडी के एकमा में आगे दिख रहे हैं। एक और एग्जिट पोल रुपौली को लेकर, जिसमें बीमा भारती आरजेडी से और शंकर सिंह निर्दलीय हैं। आरजेडी की बीमा भारती एग्जिट पोल के हिसाब से आगे चल रही है इसमें। अब ये जो हॉट सीट है, ये हॉट सीट के बारे में मैं आपको बता रहा था। आइए अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। देखिए, जब भी अधिक मतदान होता है वो सत्ता पक्ष को हटाने के लिए होता है, और जो निराशा थी बिहार को नौजवानों में, आम मतदाताओं में पिछले 20 सालों से, उसकी एक प्रतिक्रिया था कि वोट ज़्यादा पोल हुआ और परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखाई देता है। एक सुनामी है और लोगों का जो वोट है, महिलाओं का खास करके वोट है, अगर 5-6% ज़्यादा पड़ा है तो सब एनडीए की तरफ गया है। और इसको अगर मान लिया जाए तो हम समझते हैं कि ये सीट की संख्या जो दिखाई जा रही है उससे ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, उन लोग हारेंगे तो क्रिटिसिज्म तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलेंगे। हकीकत यही है कि जो बहुत लड़ाई बहुत क्लोज है, और आने वाले समय में और जब रिजल्ट आएंगे तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब राहुल गांधी मुंह छुपा के भागते हैं, उस बात का संदेश होता है कि भाजपा की सरकार रह रही है। तो एग्जिट पोल से ज्यादा तो राहुल गांधी जी का भागना इस बात का संदेश है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आ रही है। अब देखिए, बड़ी बात यह है, एक और बड़ी सीट है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव के एमएलसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल नतीजे आने के बाद बाकायदा बिहार का जिक्र कर रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। क्यों धमकी दे रहे हैं वोटिंग से पहले, देखिए जरा। बिहार में काउंटिंग से पहले आरजेडी के नेता धमकी दे रहे हैं। जिला प्रशासन को आरजेडी नेता की खुली चेतावनी। सुनील सिंह काउंटिंग को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस बार मतदान बदलाव के लिए हुआ है। जनता ने नीतीश और बीजेपी सरकार को पूरी तरह नकार दिया है। बिहार की जनता अब तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहती है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। 2020 में काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। 2020 में काउंटिंग किस तरह से हुई, उस पर इसी को टारगेट किया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता।
का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उनको बड़ा विनम्रता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको कल नेपाल का दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा, अगर आप जीता हुआ को हराते हैं तो। उनको अपनी मॉनिटरिंग के जरिए ये इस बात का एहसास है कि 2010 से भी बुरे नतीजे उनके खिलाफ जाने वाले हैं और इसीलिए ये लोगों को अब डराना इन्होंने शुरू किया है। इसलिए अफवाहबाज और जो धमकीबाज नेताओं को सबक सिखाने का काम है वो जनता ने पहले ही कर दिया, इसलिए कि इनके चाल चरित्र और चेहरे को जनता पहचानती है। राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब बड़ी चीज है जो एग्जिट पोल आए, वो एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल कि नीतीश कुमार की जीत होने जा रही है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं और उसमें महिलाओं की बंपर वोटिंग एक बड़ी वजह है। तो क्या 10,000 वाली स्कीम ने कमाल किया है? 18 एग्जिट पोल के अनुमान में एनडीए की जीत, कई एग्जिट पोल में नीतीश की जोरदार वापसी है। जेडीयू की सीटों के बढ़ने का अनुमान है, नीतीश की पार्टी को 67 से 75 सीट मिल सकती है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को 63 से 73 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में होंगे। अगर यह आंकड़े सही साबित हुए तो नीतीश की लहर मानी जाएगी। नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ 10,000 वाली स्कीम का असर है। एक बार फिर बिहार में महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है, इसी वजह से बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। साथ ही नीतीश और एनडीए को महिलाओं ने थोक के भाव में वोट दिए। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 9% ज्यादा वोट डाले हैं। करीब 5 लाख ज्यादा महिला वोटरों ने मतदान किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद दी गई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत यह पैसा मिला था उन्हें, इसके लिए पैसा लौटाने की शर्त भी हटा दी गई थी। 10,000 की यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बाबा बागेश्वर से जुड़ी। बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है और बाबा बागेश्वर की अचानक तबीयत खराब हो गई यात्रा। चाहे कुछ भी हो, बाबा बागेश्वर रुकेंगे नहीं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा बागेश्वर की यात्रा में साधु संत और बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। 7 दिनों से बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा हरियाणा से यूपी में प्रवेश कर गई, लेकिन अचानक बाबा बेहोश हो गए और सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। कुछ देर तक वो सड़क पर ही लेटे रहे, फिर उठकर बैठे। उन्होंने अचार के साथ पराठा खाया और दोबारा यात्रा शुरू की। इससे पहले बुधवार को भी उनको बुखार आ गया था। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप कर उन्हें दवा दी थी और फिर उन्हें कमजोरी महसूस हुई, लेकिन वो डटे रहे। बताया जा रहा है कि लगातार पैदल चलने की वजह से और प्रदूषण के बीच यात्रा करने से उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वृंदावन तक यात्रा रुकने वाली नहीं है। अब भी इस यात्रा का 55 किलोमीटर का सफर बचा है। अगले 3 दिन में इसे तय कर बाबा मथुरा पहुंचेंगे। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर में इसका समापन होगा। राइट, अब आपको बताता हूं क्या है आज लाइफ का फंडा। बड़े लक्ष्य के लिए बड़े कदम उठाने से ज्यादा जरूरी होता है छोटे छोटे प्रयास लगातार करना। बिहार के एक मजदूर दशरथ मांझी ने जब पहाड़ तोड़ने की जिद ठानी तो लोग उन्हें पागल कह रहे थे। लोग कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल काम है तो अकेले पहाड़ तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। लेकिन दशरथ मांझी ने ठाना था कि वो पहाड़ काट कर रास्ता बनाएंगे, क्योंकि पहाड़ होने की वजह से उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। पहाड़ तोड़ने के लिए दशरथ ने कोई बड़ी तकनीक या अनोखा रास्ता नहीं अपनाया। बस उनका एक ही मकसद था,
रोज कम से कम एक पत्थर तोड़ना, एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर वो 22 साल तक यही करते रहे। जी हां, 22 साल। दशरथ मांझी एक दिन भी रुके नहीं। रोज एक पत्थर तोड़ना छोटा कदम था, लेकिन ये छोटा काम वो 22 साल यानी करीब 8000 दिन तक लगातार करते रहे। दशरथ मांझी की जिद और लगातार कोशिश से 360 फीट लंबे और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को भी झुकना पड़ा। पहाड़ का सीना चीरकर मांझी ने रास्ता बना दिया। बिहार में गया से अतरी और वजीरगंज का जो रास्ता 55 किलोमीटर का था, वो मांझी की कोशिश से घटकर 15 किलोमीटर का रह गया। अपने जुनून और कोशिश से मांझी को माउंटेन मैन का नाम मिला है और उन्होंने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। छोटे छोटे टारगेट से आप बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। एक बार में बड़ा कदम उठाने से बेहतर है यह सोचकर काम करना कि 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। तो जहां से जो हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।